हेलो नमस्कार, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि CUET के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अगर आप CUET PG का एग्जाम देने जा रहे हो, जैसे कि LLB हो, MBA हो, जहां पर रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप CUET UG का एग्जाम देने जा रहे हो जहां पर आप GT अटेम्प्ट करने वाले हो, चाहे आप NCT का एग्जाम देने वाले हो, आप सभी के लिए ये लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसको लास्ट तक देखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने चुन करके यहाँ पर रखे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप CUET 2025 की तैयारी हमारे साथ जुड़ करके ऑनलाइन माध्यम में घर बैठे तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। चाहे CUET UG की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे CUET PG की, चाहे NCT BEd की तैयारी कर रहे हो, सारे कोर्सेज की तैयारी यहां पर होती है। आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम गवाए हम लोग यहां पर आ जाते हैं पहले सवाल के ऊपर। ये रहा हमारा पहला सवाल। यहां पर यह सवाल पूछा गया, अगर आप इसको पढ़ो, निम्नलिखित अक्षरांकीय श्रृंखला, ठीक है, मतलब यहां पर नंबर श्रृंखला की बात कर रही है, ठीक है, मतलब अक्षर यहाँ पे है, यहाँ भी इसमें नंबर भी है। वैसे तो ये मतलब आप कहो तो ये मिक्स्ड श्रृंखला आ जाएगा क्योंकि इसमें अक्षर भी है, नंबर भी है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है अक्षर और अंक, तो ये भी गलत नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको आप तोड़ोगे तो अक्षर और अंक दोनों निकल करके आएगा। तो नंबर और लेटर्स दोनों इसमें मिले हुए हैं। ये एक श्रृंखला यहाँ पे है, ठीक है। व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चंस मार्क इन द फॉलोइंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में हम लोग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहते हैं। हिंदी एकदम शुद्ध हिंदी है इसका, अक्षरांकीय श्रृंखला, ठीक है। तो इस सवाल को पढ़िए जल्दी से। आपको क्या करना है, आपको पेन और पेपर ले लेना है और वीडियो को पॉज करना है और आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले आप खुद से सॉल्व करिए और फिर आप उसको फिर यहाँ पे आप चालू करिएगा, फिर अपना आंसर जो है मैच कर लीजिएगा और लास्ट में आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अगर हम सवाल को देखें तो ए है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम हल करते हैं, ये सीरीज है, ठीक है। अब सीरीज में देखा जाता है कि ये जो पहला जो टर्म है इसको पूरा टर्म कहा जाता है। तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म, चौथा, ये पांचवा। तो पांचवा टर्म कौन सा होगा ये हमको पता करना है। अब देखो पहले टर्म में 3 यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक है चीजें, ठीक है। ये लेटर हो गया और ये क्या है, नंबर हो गया बीच में, ठीक है। वैसे दूसरा आप देखोगे तो B4P, ठीक है। यहां पर भी ये दूसरा टर्म हो गया, इसमें भी 3 जो है यहाँ पे 2 लेटर है, एक बीच में है नंबर, ठीक है। अब देखो करना क्या होता है, जैसे ये पहला वाला लेटर हो गया और इसका पहला वाला लेटर, तो जो पहला टर्म का ये पहला लेटर है और दूसरे टर्म का ये पहला लेटर है, इनमें आपको क्या करना होगा, रिलेशन ढूंढना होगा। वैसे जब तीसरा हम देखेंगे तो E25 और यहां पे लिखा हुआ है J, तो इसका पहला टर्म से हम क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं क्या रिलेशन यहां पे है, ठीक है। प्रत्येक जो अगला टर्म होता है ये पिछले वाले से कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से संबंधित होता है। वही चीज हमको यहां पर सीरीज में पता करना होता है। तो अगर ए देखें तो ये अगर आप देखो यहाँ पे अल्फाबेट में तो ये पहले नंबर पे आ जाता है, ठीक है। नंबर 1 पे ये आ जाता है, यानी कि नंबर 1 पे पहले नंबर पे ही आता है। और बी जो होता है वो दूसरे नंबर पे आता है, ई जो होता है वो 5वें नंबर पे। अगला अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, J100 है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं J100 और यहां पे लिखा हुआ है F, ठीक है। तो इसका भी पहला टर्म हम देखेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 और ये कितने नंबर पे हो जाएगा 10। तो ये हमने इसका पोजीशन वैल्यू लिख दिया। अब इस पोजीशन वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कि इनमें जो है कौन सा यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। तो देखो यहाँ पर 1 से 2 हो गया, मतलब यहाँ पे +1 हो गया, 2 से 5 हो गया यानी +3 हो गया, 5 से 10 हो गया यानी +5 हो गया, यानी कि +1 +3 +5, यानी कि क्या है, ये ऑड नंबर है, ठीक है, और भी असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो 1 3 5 और 5 के बाद कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर पैटर्न आपने पकड़ लिया है। तो 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17, और 17 नंबर पर क्या आता है, Q आता है। यानी कि हमारे आंसर का जो पहला जो लेटर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा Q होगा। तो ये जो इसमें O लिखा हुआ है ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब इन दोनों में से कोई हमारा आंसर होगा। दूसरा देखते हैं यहाँ पर क्या, ये अंक लिखा हुआ है, एक यहाँ पे नंबर है, ये दूसरा यहाँ पे है, ठीक है, या डिजिट कह सकते हो आप, ठीक है। ये तो नंबर हो जाएगा, फिर मतलब ये नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 के बाद 4 हो जा रहा है, ठीक है। तो 1 के बाद 4, 1 के बाद 4, 4 के बाद 25 और 25/100। आप ऐसे अगर देखो तो अगर आप रिलेशन ढूंढो तो यहाँ पर जोड़ने के बाद जोड़ के अगर देखो, क्योंकि ये सीरीज अगर देखोगे ये अंक तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे जोड़ोगे, यहाँ पे +3 करो, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे 21 करो, तो ये तरीका आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, देखेंगे कि अब दूसरा तरीका आप सोचो। ये देखो क्या है, ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये 25 जो होता है ये 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये 1 जो होता है ये खुद 1 का स्क्वायर है। अगर ये 100 देखो तो ये क्या है, 10 का स्क्वायर है, ठीक है। और उससे पीछे वाला आप देखो यहाँ पे, ये जो
ये हमने जो यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ए का ये जो पोजीशन वैल्यू कितना था 1, और यहाँ बीच में कितना लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर यानी कि 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर बी था यानी कि 2 था, 2 का स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 था, ठीक है, 5 का स्क्वायर कर दें कितना आएगा 25। ये 10 था, 10 का स्क्वायर कर दो कितना आएगा 100। वैसे यहाँ पे 17 आया है तो 17 का स्क्वायर अगर हम कर दें, ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, ठीक है। तो जिसमें 289 ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में यानी कि तीसरे वाले ऑप्शन में ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्यू 289D। अब चौथे वाले को हमको जो तीसरा वाला जो यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है, ठीक है, थर्ड नंबर पे जो लिखा हुआ है, इसको चेक करने की हमको जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है, तो हमको तीसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मन कर रहा है तो आप चेक कर सकते हो। ये 24 नंबर पे आता है, ये 16 नंबर पे आता है पोजीशन वैल्यू इसका, ठीक है, जे आता है 10 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे पता कर सकते हो। 24 में से यहाँ पर 8, आप यहाँ पे कितना घटा दो 8 घटा दो, फिर यहाँ से 6 घटा दो, फिर 4 घटा दो, फिर 2 घटा दो, तो 6 में से 2 घटा हुए 4 आएगा और 4 नंबर पर आता है डी, ठीक है। तो ये हमने सारा पोजीशन वैल्यू यहां पर आपको बता दिया। तो पोजीशन वैल्यू की मदद से यहां पर आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। सीरीज आपने देख लिया है, टर्म यहां पे दिया गया है, कल को इसमें 4-4 जो है लेटर नंबर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या कई बार 1-1 भी हो जाता है, लेकिन एक वाला बहुत रेयर होता है कि 1-1 यहां पे पूछेगा, ठीक है। तो अब यहां पे देख लो जल्दी से, आपको क्या करना है, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए ना आपको पता होना चाहिए कि सारे जो हमारे पास अल्फाबेट है उनका पोजीशन क्या होता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अल्फाबेट पहले लिख लेना है, ठीक है, अल्फाबेट लिख लेना है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अब इनका करना क्या है कि इनको आपको याद करना है, ठीक है। इसका 1 होता है पोजीशन वैल्यू, 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ऐसे करके 100 यहां पर 26 तक किया जाएगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट होता है इसका, ठीक है। ये अल्फाबेट क्या है, लेफ्ट साइड है, यानी कि बायां साइड है, और ये होता है आपका दायां, ठीक है, यानी कि राइट साइड, ठीक है। तो ये राइट से जब आप काउंट करोगे तो अलग होता है, लेकिन हम जो है लेफ्ट से इसका पोजीशन वैल्यू याद कर लेते हैं। दोनों साइड से याद करने की जरूरत नहीं है, हम लेफ्ट से याद करेंगे, ठीक है। तो जैसे ए का होता है 1, ठीक है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, तो इसको हम EJOTY से, EJOTY, इससे आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। ये 5 होता है, 10 होता है, ठीक है, ये 15 होता है, ये 20 होता है, ये कितना होता है 25 होता है। तो ऐसे करके 5 में 10, ठीक है, फिर यहाँ 5 थे 15, 5 को 20, 5 बचे 25। तो ऐसे करके इन 5 लेटर्स का आप याद रखो, इससे आपको काफी हद तक मतलब थोड़ा सा याद करने में सहूलियत होगी। हालांकि याद करने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है, इस पर हमारी पुरानी वीडियो बनी हुई है, उस पर आप देख लेना, ठीक है। अभी हम इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि अगर हम बहुत डिटेल में जाएंगे तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके आपको हम समझाना चाह रहे हैं आपको कि ये जो है लेफ्ट से सारा पोजीशन वैल्यू याद रख लेना। जब किसी लेटर का राइट से निकालना होगा तो उसको आप 27 में से लेफ्ट वाला माइनस कर देना, ठीक है, तो आपको राइट से पोजीशन वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा दूसरा सवाल। अगर इस सवाल को देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ये एनोलॉजी का सवाल है, ठीक है। तो ये एक दूसरा चैप्टर है एनोलॉजी। पहला वाला जो सवाल था वो अल्फाबेट से था, ठीक है, ये एनोलॉजी है। अब इसमें देखो अगर तो इन दोनों में हमको संबंध ढूंढना होता है, ठीक है। तो NEGI, ठीक है। अब यहां पर क्या है MVTR, तो इसमें क्या संबंध है ये ढूंढो पहले, ठीक है। तो अगर आप देखो ये पहला लेटर और ये इसका पहला लेटर, ठीक है, दूसरे का दूसरे से देखना होगा, तीसरे का तीसरे से, और ये चौथे का चौथे से, ठीक है। तो पहले का पहले से देखो तो क्या होगा, M और N ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स होते हैं। V और EAB क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स होते हैं। G और T भी एक दूसरे के अपोजिट लेटर, I और R भी एक दूसरे के अपोजिट लेटर। तो अगर ये दोनों अपोजिट लेटर्स हैं, ठीक है, तो हमारा जो है पैटर्न हमने पकड़ लिया, मतलब इसमें क्या हमको करना है, आंसर कैसे निकालना है वो चीज हमने डिकोड कर लिया, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, अपोजिट लेटर्स होते हैं। अब सिंग का हमको देखना है तो SING, तो क्या करेंगे, S का हो जाता है आपका, हाई स्कूल से याद किया था, ध्यान रखो, ठीक है, हाई स्कूल हो जाएगा यानी H हो जाएगा। I से हो जाएगा, इंफ्रारेड से याद किया था। N का तो M होता है, ठीक है, और G का क्या होता है, GT रोड से याद किया था। तो आंसर क्या निकलेगा, HRMT, क्या निकलेगा, HRMT, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे सवालों के लिए आपको क्या करना होता है, आपको सारे लेटर्स के, मतलब 26 लेटर होते हैं अल्फाबेट में, तो 13 का जो है 13 अपोजिट होगा, 13 इधर 13 इधर, एक दूसरे का अपोजिट होंगे, तो 13 पेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो उन 13 पेयर्स को आपको याद करना होता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा लिख देते हैं ABCDEFGHIJKLM, ये 13 लेटर्स हो गए। फिर इनके अपोजिट यानी कि इनका पेयर बनेगा, N हो जाएगा OPQRSTUVWXYZ,
U V W X Y और Z, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, 13 के जो पेयर बन रहे हैं ना, 13 के 13 पेयर, ये सब के सब कहे जाते हैं कि ये दोनों क्या है, अपोजिट लेटर्स हैं, ठीक है। अपोजिट लेटर्स हैं तो A to Z से आप याद रख सकते हो कि A और Z क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। B O Y से याद कर सकते हो कि B O Y यानी कि B और Y क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। C I X, S I X होता है ना 6, इससे हमने तो इसको बदल दिया C I X से, तो 6 से आप याद रख सकते हो कि C और X एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। D E W, ड्यू से याद रखना, ये दोनों अपोजिट होते हैं, ठीक है। F E U से आप याद रखना, देखो ड्यू D E W, ड्यू फ्यू ऐसे रिलेट करके याद करोगे, ड्यू फ्यू, तो F और U क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। G T, तो G T रोड से हम याद रखेंगे इसको। H और S है, दोनों अपोजिट यानी हाई स्कूल अपने पास किया, ठीक है, इससे याद करेंगे। I R यानी इंफ्रारेड से याद करेंगे, इंडियन रेलवे से। जैक और क्वीन से हम लोग याद करेंगे कि J और Q क्या एक दूसरे के अपोजिट। KP यानी PK मूवी जो आपने देखी होगी, उससे हम याद कर सकते हैं। LO, ठीक है, तो ये LO जो है, LO और VE, ये वर्ड जो है L और O एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है, और VE एक दूसरे के अपोजिट। यहां पर हमने छोड़ा था इसको, कहां पे था, ये है, ठीक है, VE, ये भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। देन यहां पर इसको हम MAN से याद करते हैं, मैन, ठीक है, तो M और N क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया है, तो यहां पर किसी भी दो अपोजिट लेटर्स को अगर आप उठाओगे तो इनका जो पोजीशन वैल्यू होता है, जैसे A का पोजीशन वैल्यू होता है कितना, A और Z एक दूसरे के अपोजिट, तो A का 1 होता है, इसका लेफ्ट से कितना 26, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा 27। तो अल्फाबेट में वो दो लेटर्स जो है अपोजिट कहे जाते हैं, जिनका लेफ्ट से जो पोजीशन होता है उसको जोड़ने पर कितना है, 27 है। किसी का भी जोड़ सकते हो आप, जैसे L का कितना होता है 12 और इसका होता है 15, दोनों को जोड़े कितना आएगा 27। तो किसी भी दो अपोजिट लेटर्स का अगर पोजीशन वैल्यू जोड़ो आप लेफ्ट साइड से, तो दोनों का कितना आएगा, वैल्यू आएगी हमेशा 27। इसलिए हम इन दोनों लेटर्स को क्या कहेंगे, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स। अगर ये आपको याद है तो कई जगह हेल्प करता है ये, ठीक है। अभी आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी ये कई बार हेल्प करता है, अभी एनालॉजी में हेल्प कर दिया, ठीक है। ऐसे कई जगह जो अल्फाबेट के जो सवाल होते हैं वहां पर ये हमको हेल्प करते हैं। अब ये देखो, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, यहां पर ऐसा भी सवाल जो है पूछा गया है, ठीक है। तो ये सवाल देखो, यहां पर पढ़ो जल्दी से, ठीक है, और पढ़ करके वीडियो को पॉज करना, आंसर निकालना, फिर यहां पर जो है आप जो है इसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है। अब देखो पूछा क्या जा रहा है, पहले ये पकड़ो, वाज का यहां पर पूछा जा रहा है कि कोड लैंग्वेज में वाज को क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो हमको वाज का पता करना है, वाज पहले ढूंढो है कहां, वाज यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाज लिखा हुआ है। अब ये वाज लिखा हुआ है इधर, तो हम करेंगे क्या ना कि इस वाज को हम निकालने का कोशिश करेंगे कि इसका हम कैसे इसका कोड निकालें। ये देखो, ये क्रूएल यहां पे है और ये क्रूएल यहां पे, ये दोनों कॉमन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये दोनों के दोनों क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब ये दोनों कॉमन हो गया, तो अगर राइट साइड में कुछ कॉमन है तो लेफ्ट साइड में भी कॉमन होगा, ढूंढो जल्दी से। ये की यहाँ पे कॉमन है, ठीक है, ये की क्या है, कॉमन है, यानी कि ये जो क्रूएल है, तो क्रूएल किसके लिए, क्रूएल का कोड क्या है, तो क्रूएल का कोड कह सकते हो, क्रूएल का कोड क्या है, की, KI, ठीक है। हमको इससे मतलब नहीं, हमको तो वाज से मतलब है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये नोबडी यहाँ पे लिखा हुआ है और ये यहां पर भी नोबडी लिखा हुआ है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो यहां पर पाई हम देख रहे हैं, ये पाई क्या है, कॉमन है, यानी कि ये जो नोबडी होगा, ये नोबडी का कोड कौन सा है, इसका कोड होगा पाई, ठीक है, PI। तो अब देखो यहां पे ये 2 का तो निकल गया, अब यहां पे बचा क्या, किंग है। तो यहां पे देखो, ये किंग यहां पे कॉमन है, ये वाला देखो, ठीक है, ये किंग यहां पे है, यहां पर भी किंग है, तो इसमें भी कोई कॉमन हो, इससे ये चा, ठीक है, ये CH लिखा हुआ है, CHA, तो ये किंग का क्या कोड हो जाएगा, किंग का कोड हो जाएगा चा, ठीक है। अब ऑप्शन में देखो पूछा गया है वाज का, पूछा गया किसका, वाज का, तो वाज का ये चा जो है ये किसका है, किंग का, तो ये चा हमारा आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पाई, तो पाई तो ऑप्शन में है नहीं, वैसे की, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये क्रूएल का कोड है, हमको वाज का कोड चाहिए। तो माई और रू में इसी में से कोई हमारा आंसर होगा। तो अब देखो वाज इसमें है, ठीक है, वाज किस इक्वेशन में है, इक्वेशन नंबर मान लो इसको 2 है, ठीक है। तो इसमें क्रूएल का कोड हमको पता चल गया है, क्रूएल का कोड क्या है, क्रूएल का कोड है की, यानी क्रूएल का कोड ये हो गया, ठीक है, किंग का कोड ये हो गया। तो अब जो बचा है उसका कोड कौन सा हो जाएगा, ये वाला, यानी कि वाज का कोड क्या हो जाएगा, माई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब 2 लोगों का यहाँ पे कोड ऑलरेडी जो है डिसाइडेड हो गया है, इसका पता चल गया है कि इसका कोड क्या है, क्रूएल का इधर हो गया, ठीक है, और किंग का भी पता चल गया, तो जो बचा है फिर उसका जो है यहाँ पर कोड ये बचेगा, ठीक है। तो वाज का कोड क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर 3 लोग थे, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, और इधर भी कितने लोग थे, मान लो कि इधर भी X Y Z, ठीक है, तो इधर भी 3 लोग थे, ठीक है। अब इनको चुनना था, ठीक है, चुनना था, तो X ने चुन लिया मान लो 1 को, ठीक है, और इसने चुन लिया मान लो Y को। तो ये 2 का जब पता है तो तीसरा को ऑलरेडी जो है, मतलब ये जो है
अंडरस्टूड है कि ये दूसरे वाले को इसको चूज करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो वैसे यहाँ पे किंग और क्रूएल का कोड पता चल गया, तो वाज का कोड यहाँ पे माई बचा हुआ है, इसलिए इसका माई कोड हो जाएगा। ठीक है, तो माई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू चूज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है ये देख लो पहले। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है ए जी का दामाद है, यानी ए इज द सन इन लॉ ऑफ जी। मतलब अब देखो, अगर सन इन लॉ है ए, ठीक है, जी का, तो हम जी को यहां पे बना देते हैं। ठीक है, अब इसका हम रिलेशन डायग्राम बना रहे हैं, थोड़ा सा देखना। ठीक है, जी है। ठीक है, अब जी का अगर दामाद है, इसका मतलब क्या है कि इसकी एक बेटिया होगी। ठीक है, तो इसकी एक बेटी हो गई, माइनस से हमने इसको डिनोट किया। ठीक है, अब इस बिटिया की शादी हो गई किससे, ए से। ठीक है, ए से हमने शादी करा दिया, तो अगर जब ये शादी हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ए जो है वो किसका दामाद है, जी का दामाद है। ठीक है, यानी कि ए को दामाद बनने के लिए किसी लड़की से शादी करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जी की लड़की से शादी करना पड़ेगा, तब ये जी का क्या बन पाएगा, दामाद बन पाएगा। ठीक है, तो ए को हम यहां पर देखेंगे, ए अगर आप देखो तो ए क्या है, प्लस है, प्लस मतलब ये मेल होगा। ठीक है, तो ये क्या, इसका जेंडर हम पता करना चाहें तो ये जेंडर क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। अब हम ऑप्शन को देखेंगे, कह रहा है कि ए जी का दामाद है, तो ऑप्शन को देखेंगे कहां पे ए, मतलब अगर देखो, अगर आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है तो एलिमिनेट करने का एक तरीका हो सकता है कि अगर किसी भी ऑप्शन में ए का जेंडर, ठीक है, ए का जेंडर जो है वो मान लो फीमेल मिल गया, क्या मिल गया, फीमेल, तो वो ऑप्शन हमारा कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि ए जो है वो क्या है, मेल है। अगर ये मेल पर्सन है तो किसी भी ऑप्शन में ये फीमेल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक एक करके हम पहले इसका जेंडर चेक करते हैं। तो ए इंटू यू लिखा हुआ है पहले ऑप्शन में, तो यहाँ पे गुड़े का क्या मतलब है कि पी जो है, यानी पहला वाला क्या है, पति है दूसरे वाले का, तो पहला वाला पति है, पति है का क्या मतलब, ये मेल होगा, फिर तो ये वाला नहीं, एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। प्लस, प्लस का क्या मतलब है, प्लस का मतलब है कि पहला वाला बेटा, यानी यहाँ पर भी ये बेटा हो जाएगा, तो इसमें भी एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, माइनस, माइनस का मतलब है कि पी जो है वो भाई है, तो यहाँ भी एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। और फिर हम ए इंटू, तो वो भी ये तो देखा ही था, ए इंटू इसका देखा था, पति है, तो यहाँ पर भी यानी जेंडर की मदद से हम एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, तो हम कुछ और दिमाग लगाएंगे। ठीक है, ए इंटू है, ठीक है, देखो यहाँ पे अगर इसको देखें ए प्लस एस, ए प्लस एस, अगर ए प्लस एस देखोगे तो प्लस का क्या मतलब है कि पहला वाला दूसरे का क्या है, बेटा है, तो पहला वाला बेटा हो जाएगा। अब देखो बेटा हो गया, बाद बाकी आगे जब देखोगे तो शादी होगा, इसका नहीं होगा, फिर बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, मतलब हो सकता है ये हमारा ऑप्शन सही ना हो। ठीक है, दिक्कत का मतलब है कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही ना हो क्योंकि ए जो है यहाँ पे क्या है, बेटा है। ठीक है, बाद बाकी अभी ये पति नहीं बना है, लेकिन अगर इस वाले ऑप्शन में देखो तो ये क्या है, यहाँ पे ये पति हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। तो क्यों ना हम पहले इन दोनों को चेक करें, फिर इन दोनों को चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है, हम मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी पति नहीं बना है। पहले वाले में देख रहे हैं कि ए जो है वो भाई है। ठीक है, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का अर्थ है यहाँ पे, प्लस का अर्थ है कि सॉरी बेटा है, तो ये बेटा है, अभी पति नहीं बना है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ए माइनस एस, माइनस का मतलब क्या है कि भाई है, यहां पर भी पति नहीं बना, अभी इसको छोड़ देते हैं। तो हम क्यों ना इन दोनों को पहले चेक करें, पहले वाले को और ये दूसरे चौथे वाले को। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है देख रहे हैं कि ए जो है वो क्या है, पति है दूसरे का, तो यहां से हो सकता है कि आंसर हमारा मिल जाए। तो पहले वाले को चेक करते हैं, ए इंटू यू है, ए इंटू यू का मतलब है कि ए जो है वो क्या है, पति है किसका, एस का। यहां पे देखो इनटू का क्या मतलब है, पति है किसका, पहला वाला दूसरे वाले का, यानी कि ए जो है वो यू का क्या है, पति है, तो ए हो जाएगा पति किसका, यू का, शादी करा देते हैं यू का पति, तो यू हो जाएगी माइनस। ठीक है, प्लस एस है, प्लस का क्या मतलब है, प्लस का मतलब यहां पे कि पी क्यू का बेटा है। ठीक है, अब यानी इसका क्या मतलब हो जाएगा कि यू जो है वो बेटा हो जाएगा एस का। अब हम देख रहे हैं कि यू क्या है, ये तो बेटी हो गई पहले से, अब ये पहले से बेटी है और आगे हम देख रहे हैं कि ये इसका बेटा हो जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, यानी कि ये जो आप यहाँ पे बता रहे हो कि यहाँ पे प्लस, प्लस यहाँ पे होना नहीं चाहिए था, तो ये ऑप्शन अब एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये गलत बात कह रहा है। ठीक है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा देखो, मतलब चौथा वाला देखते हैं, क्योंकि अभी इसमें बाद में हम चेक करेंगे, पहले चौथा वाला चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये यहाँ भी पति है। ठीक है, तो ए इंटू यू है, तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। ठीक है, क्योंकि ए इंटू यू क्या मतलब है कि ए जो है यू का क्या है, पति है ना, यहाँ पे गुड़ा का क्या मतलब है, पति है यानी कि हस्बैंड। ठीक है, पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, यानी कि ए इज द हस्बैंड ऑफ यू, तो ए क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा किसका, यू का, तो यू हो जाएगी माइनस क्योंकि ये तो पत्नी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यू की हो गई, यू हो गई इसकी पत्नी। परसेंटेज का क्या मतलब है, परसेंटेज का मतलब है पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, यानी कि यू जो है वो किसका सिस्टर है, यू किसका सिस्टर है, यू सिस्टर है एस का। ठीक है, यू परसेंटेज एस, मतलब यू इज द सिस्टर ऑफ एस, तो ये सिस्टर हो जाएगी किसकी, एस की। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे प्लस है, और प्लस का क्या मतलब है, प्लस का मतलब है कि पी क्यू का बेटा है, यानी कि एस बेटा हो जाएगा किसका, जी का, तो एस इज द सन ऑफ जी।
अब देखो यहाँ पर आपका आंसर निकल कर क्या गया है। हमने क्या कहा था कि ये जी है, जी की एक बेटी होगी और बेटी से जब इसका शादी होगा ए का, तो हम कह सकते हैं कि ए जी का दामाद है। तो अब देखो ये इसका बेटा है और इसकी ये बहन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेटी हो गई, जी की ये बेटी है, ठीक है। ये क्या है, ये बेटी है जी की। अब जी से इसका शादी हुआ है तो ये क्या लगेगा, इसका दामाद लगेगा, ठीक है। दामाद लगेगा नहीं, सन इन लॉ। तो आंसर क्या निकल गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। आप चाहो ना तो ऑप्शन नंबर बी को और सी को भी चेक कर सकते थे, लेकिन हमने कहा कि थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे। देखो एक इसका और तरीका होता है जो कि हम कहते हैं क्या, जनरेशन गैप का, लेकिन उसमें मैं उलझाना नहीं चाह रहा हूं आपको, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी समझाने में, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, इसको बस रिलेशन ट्री की मदद से हमने सॉल्व किया है और इसमें अब देखा कि भाई एक ही तो शादी करनी पड़ेगी, अभी एक ही शादी हुई नहीं है तो कहां से ये ऑप्शन फिर सही हो नहीं सकता है। तो हमने पहले इसको और इसको चेक किया बस, ठीक है। इससे हमारा आंसर निकल गया। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। इफ 26 जनवरी 2020 वाज संडे, ठीक है, मतलब 26 जनवरी 2020 को क्या था, संडे था। तो आप ऐसे लिख लो 26 जनवरी 2020, ये क्या था यहाँ पर, संडे, क्या है, संडे है। फिर आगे हम देखें तो कह रहा है कि 16 मार्च, ठीक है, 16 मार्च को कौन सा यहाँ पे दिन होगा, ठीक है, उसी साल में, मतलब उसी साल में। देन व्हाट डे ऑफ द वीक वाज इट ऑन 16 मार्च ऑफ द सेम ईयर, मतलब उसी साल में आपसे पूछा जा रहा है। तो जब उसी साल में पूछेगा तो हमको क्या करना है, ऐसे सवालों में हमेशा हम गैप निकालते हैं। क्या निकालते हैं, गैप निकालते हैं कि कितने दिनों का गैप है। ये वाला डेट यानी 26 जनवरी और ये 16 मार्च, इनके बीच का गैप कितना है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि हर 7 दिन बाद वही दिन आ जाता है, ठीक है। तो आज जो दिन है 7 दिन बाद यही दिन फिर से रिपीट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर करते क्या है कि पहले ये देखते हैं कि कितने दिनों का गैप है, फिर उसको हम 7 से भाग दे देते हैं, तो वहां से हमारा आंसर आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो 26 जनवरी है। अब आपको ये देखना होगा कि ये जो 2020 है ये एक लीप ईयर है, क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। तो अब ये 26 जनवरी है तो यहां पर पहले हम जनवरी लिखेंगे, फिर क्या आएगा, जनवरी के बाद फरवरी, ठीक है। क्या आएगा, जनवरी के बाद फरवरी आ जाएगा, फरवरी के बाद आता है मार्च, ठीक है। तो फरवरी के बाद आ गया मार्च, जनवरी, फरवरी और मार्च हो गया। तो जनवरी में 26। अब आपको ये देखना है कि ये 26 जनवरी है, यानी कि जनवरी कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का। हमको गैप निकालना है, ठीक है। तो 31 दिनों में से 26 दिन ऑलरेडी बीत चुका है, ठीक है। तो 26 जनवरी था तो 31 दिनों का ये पूरा जनवरी होता है, उसमें से 26 दिन ये बीत चुका है, ठीक है, बीत चुका है। हमको टाइम का गैप निकालना है। टाइम गैप मतलब यहां पर हम दिनों में निकालेंगे कि दिनों में कितना गैप है दो दिए गए डेट्स के बीच। तो ये जो है 26 जनवरी था, 26 दिन तो ऑलरेडी बीत चुका है। तो इस पूरे महीने में अभी कितने बचे होंगे, तो यहां पर 6 5 11 5 दिन बचे होंगे, ठीक है। फिर यहां पर फरवरी देखेंगे तो फरवरी देखो कितने दिन का होगा, क्योंकि ये लीप ईयर है तो ये कितने दिनों का होगा, 29 दिनों का। मार्च में देखो तो जिस डेट को निकालना होता है मार्च में, कितने दिनों, किस डेट पे निकालें, 16 मार्च को, तो यहां पर आप 16 लिख दो, ठीक है। 16 दिन का निकालना है तो 16 यहां पर हमने लिख दिया। अब देखो इसको घटाओ, 31 में से 26 घटाओ, 6 5 11 5 बचेगा, ये 29 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16। अब आपका काम है इन सबको जोड़ लो, ठीक है। अभी आप जोड़ लो, वैसे तो इसका और शॉर्ट तरीका होता है, बट अभी आप समझो कि गैप निकाल रहे हैं, सबको जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 9, ठीक है, 9 6 15, 15 5 20 का 0, ठीक है, हासिल हो जाएगा 2, ठीक है, 2 1 3 और 2 कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 50। अब इस ये जो दिन आ रहा है ना, ये क्या रहा है, इन दोनों दिए गए दिवसों के बीच का गैप आ रहा है दिन में, कि 50 दिन का क्या है, गैप है। 50 दिन का गैप है तो 50 हम जानते हैं कि हर 7 दिन बाद क्या होता है, वही दिन रिपीट होता है। तो इस 50 को हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 7 7 49, तो 7 तो भागफल हो गया, ठीक है, भागफल हो गया। फिर बचेगा रिमाइंडर, कितना बचेगा, तो 7 7 49, एक बचेगा क्या, रिमाइंडर यानी कि शेष। तो जो शेष बचता है वही हमारे काम का होता है, इसी से हमारा आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। तो एक बचा है रिमाइंडर, इसका क्या मतलब है, अब आपको यह देखना है कि आप इस साल में आगे का दिन निकालना चाह रहे हो या फिर पीछे का दिन निकालना चाह रहे हो। तो देखो जनवरी में दिया गया था, जनवरी से हम मार्च का निकालना चाह रहे हैं, यानी कि हम क्या जा रहे हैं, फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जनवरी से कहां जा रहे हैं, जनवरी से मार्च में, यानी कि हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, ठीक है, यानी आगे की ओर जा रहे हैं। तो जब आगे की ओर जाएंगे तो ये जो एक दिन आया है इसको हम प्लस में लेंगे, आगे जाओगे तो ये प्लस होगा जो रिमाइंडर आया है, पीछे जाओगे तो वो माइनस में हम लेंगे, ठीक है। तो एक दिन हमको प्लस करना है। तो अब देखो यहां पे संडे था, ठीक है, ये संडे दिया गया था, अब इसी में आपको एक दिन प्लस कर देना है और संडे के बाद क्या आ जाता है, मंडे, ठीक है। संडे के बाद मंडे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मंडे यानी कि सोमवार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल। जब इस अगले सवाल को देखोगे, व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 3:15, ठीक है। अब ये 3:15 क्या होता है, 3:15 का मतलब है कि एक क्वार्टर बीत चुका है। एक क्वार्टर का क्या मतलब होता है, ये पूरा है, ठीक है, इसको 4 भागों में बांट दिया, तो ये पहला क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा, ये चौथा। हमने पूरे साल को भी, जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसको भी हमने 4 क्वार्टर में बांट रखा है, ठीक है। तो
जो है कि 1 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है, तो 3-3 महीने का 4 क्वार्टर होता है, ठीक है, तो 12 महीने को बांट दिया। वैसे ही यहाँ पे एक क्वार्टर का मतलब होता है कि जो 12 घंटे का समय उसको 4 पार्ट में आपने बांट दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्वार्टर मतलब यहाँ 12 से शुरू होगा, ये 3 तक ये पहला क्वार्टर हो गया मान लो, फिर ये 3 से 6 तक दूसरा क्वार्टर हो गया, 6 से जो है यहाँ पर ये जो 9 पर आएगा तो ये तीसरा क्वार्टर हो गया, ऐसे करके, ठीक है। तो कह रहा है कि ठीक है, टाइम इज 3:15, यानी कि 3 बज करके 1 क्वार्टर। 1 क्वार्टर का मतलब यहाँ पर ये 3 पर आ गया, यहाँ से शुरू होकर के ये 1 क्वार्टर हो जाता है, ठीक है, ये दूसरा क्वार्टर हो जाएगा, ये तीसरा, और ये चौथा क्वार्टर, ठीक है। तो ऐसे 15-15 मिनट मिला करके 15 दूना 30, 15 चौको 60, तो टोटल जब मिनट का सुई एक बार घूम जाता है तो 4 क्वार्टर की दूरी तय करता है, मतलब जो है 60 मिनट का दूरी, ठीक है। तो यही यहाँ पे बात कर रहा है, क्वार्टर का मतलब होता है 3:15, ठीक है, कितना 3:15 के यहाँ पे समय दिया हुआ है, कितना समय दिया हुआ है 3:15। अब पूछ रहा है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल आपको निकालना। अच्छा, जो हम अभी बताएंगे इसको ध्यान से जो है इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको हर जगह काम आएगा। कोई भी एग्जाम दोगे जहां पर क्लॉक से रिलेटेड सवाल आएगा वहां पर आपको ये काम आएगा ही आएगा। तो इस फॉर्मूला जो अभी बताने वाला हूं इसको नोट कर लीजिएगा, वहां से आपके लगभग जो एंगल वाले जो सवाल आते हैं सारे सवाल आपको इसी फॉर्मूले से सॉल्व होते हुए दिखेंगे। तो 3:15 का मतलब होता है 3:15। एक घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों द्वारा बनाए गए कोण का मान क्या हो जाएगा? तो थीटा यानी कि जो कोण होता है वो क्या होता है 11/2 इंटू मिनट डिफरेंस 30 इंटू एच, ठीक है। अभी हम डिफरेंस ले रहे हैं, इसका मतलब जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा दीजिएगा, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 11/2, ठीक है। मिनट का मान कितना यहाँ पर 15, तो यहाँ पर रख दोगे आप 15, डिफरेंस ले लोगे 30, एच का मान कितना हो जाएगा 3, ये 3 बज करके पूछा है तो ये एच हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, ठीक है। 3:15। इसी को हल कर दो तो ये कितना हो जाएगा 15 × 11 करोगे 165 आएगा, बटे 2 माइनस कितना हो जाएगा 30 × 90, इसको हल करो तो 165 माइनस कितना हो जाएगा 90 दूना 180 बटे 2 हो जाएगा। इसको घटाओगे कितना आ जाएगा 165, ठीक है। ये डिफरेंस लिया हमने, ध्यान रखना, ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये क्या है डिफरेंस है, तो हमेशा ये प्लस में ही आएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, बड़े में से छोटे को आपको घटाना है, ठीक है। तो 65 5 70 और 10 80 यानी 15 बचेगा, तो 15/2, तो 15/2 कितना आता है 7.5, ठीक है। तो ये 7 सही 1/2 भी लिख सकते हो 7.5 को, ठीक है। तो ये 7.5 है ना, 7 1/2, 7 + 1/2 7.5, 15/2 उसी का मतलब है, ठीक है। तो ये 7.5 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा कब, जब आपके घड़ी में समय कितना होगा 3:15। तो ये देखो यहाँ पे 3 मतलब घंटे की सुई, यहाँ पे 15 मिनट का मतलब यहाँ पे है, सॉरी घंटे की सुई थोड़ा सा आगे चली जाएगी, ये जो है घंटे की सुई जो है, ठीक है। तो ये मान लो यहाँ पे 3 था, ये 4 था, तो घंटे की सुई थोड़ा सा नीचे चली जाएगी और मिनट की सुई कहाँ पर ठीक यहाँ पे 3 पर रहेगी। तो इसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 7.5 डिग्री का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा 7वां सवाल। इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज MERCURY इज कोडेड एज NGUGZXF देन हाउ विल बी जो है इंटेंगल बी कोडेड इन सेम कोड लैंग्वेज। अब क्या है, ये सवाल जो है कोडिंग डिकोडिंग से आया हुआ है, तो अब इसको क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं जल्दी से, ठीक है। ये देखो इसका पोजीशन वैल्यू कितना होता है 13 होता है, ठीक है, m का, और n का कितना होता है 14। तो क्या करें हम, ये फॉरवर्ड पैटर्न कहीं ना कहीं आपका बनता हुआ दिखेगा, चलो लिख लेते हैं, ठीक है। MERCURY, ठीक है। यहाँ पर क्या है NGUGZXF, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे जल्दी जल्दी से करते हैं, यहाँ पे क्या है ये 13 और ये इसका पोजीशन वैल्यू 14 होता है, तो कितना जोड़ दिया 1 जोड़ दिया, ये 5 होता है, ये कितना 7 होता है, यहाँ पर कितना जोड़ दिया 2, ये कितना होता है 18, ये होता है 21, यहाँ पे 18 3 21, ये 3 होता है और ये होता है आपका 7, यहाँ पर कितना जोड़ दिया 4, ठीक है। ये होता है आपका 21, ये होता है 26, यहाँ पे कितना जोड़ दिया 5, यानी कि आपको 1 से शुरू करना है, 1 2 3 4 5 फॉरवर्ड पैटर्न में आपको ये काम करना है, ठीक है। तो क्या करें हम, यहाँ पर इंटेंगल लिखा हुआ है, तो पहले वाले में कितना जोड़ दे 1 जोड़ दे, तो ये 5 नंबर पे होता है 1 जोड़ोगे 6 नंबर पे क्या होता है आपका 6 नंबर पे क्या होता है F होता है, ठीक है। तो यहाँ पे F लिख दिया, F जिसमें होगा सब में है, ठीक है। फिर यहाँ पर N है, ये 14 है, इसमें कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे ना, पहले वाले में 1 जोड़ा, फिर दूसरे वाले में कितना जोड़ेंगे 2, तो 14 2 कितना हो जाएगा 16, और 16 नंबर पर क्या आता है P आता है, ठीक है, हर जगह P है। इसके बाद T है, तो T होता है 20 नंबर पे और इसमें कितना जोड़ते 3, तो 23 हो जाएगा, और 23 नंबर क्या होता है W होता है, तो W लिख देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे A होता है 1 नंबर पे, इसमें जोड़ेंगे 4, तो कितना हो जाएगा 5, और 5 नंबर क्या होता है E होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, FPW, ठीक है, FPWE, FPWF है, यहाँ पर गलत हो जाएगा, FPWE ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। इन दोनों में से अभी चेक करेंगे हम आगे, तो लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले भी तो चेक ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो A हमने चेक किया था अभी, ठीक है। चौथा 5वां चेक करते हैं, ये 14 नंबर पे होता है, ठीक है। 14 में हम कितना जोड़ दें 4 जोड़ा है 5 जोड़ देंगे, 14 और 5 हो जाएगा 19 नंबर पे आ जाएगा S, ठीक है। इसके बाद S यहाँ पे लिखा होना चाहिए, यहाँ पर भी S है, यहाँ पर भी। इसके बाद अगला चेक कर लेते हैं, ये G चेक करेंगे, G होता है 7 नंबर पे, इसमें जोड़ देंगे हम 6, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 713, और 13
नंबर पे क्या होता है आपका m होता है, यानी कि m जिसमें होगा वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। m तो इसमें तो n था, इसमें m था, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल, द प्रॉब्लम गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स नंबर्ड फर्स्ट एंड 2, ठीक है। ये डेटा सफिशिएंसी का सवाल है, ठीक है। तो डेटा हमको ये देखना है कि ये जो डेटा 1 और डेटा 2 दिया गया है, क्या इससे यानी क्या पहले वाले की मदद से हम ये आंसर दे पाएंगे। ये आपके पास ना बेसिकली इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कि सनी के जो है कितने सिस्टर हैं, सनी के कितनी बहन है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। अब इसका जवाब आप कैसे दे पाओगे, ठीक है। तो कुछ डेटा आपके पास होगा तभी तो बता पाओगे ना। मैं पूछूं कि बताइए जो है डायरेक्ट मैं पूछूं कि बताइए मेरी कितनी बहन है, ठीक है, तो आप ऐसे बिना डेटा के तो नहीं बता पाओगे ना कि मेरी कितनी बहन है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें आपको बताना होगा, कुछ बताऊंगा तब आप उससे जो है मतलब अपना जो भी कंक्लूजन निकाल करके बता पाओगे कि सर आपकी इतनी बहन है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डेटा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डेटा कौन कौन सा दिया गया है, सनी अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, तो हमने जो है एक डेटा आपको दे दिया, फिर दूसरा एक और डेटा दिया। तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि बताओ क्या आप सिर्फ पहले वाले से आंसर दे सकते हो, क्या सिर्फ पहले वाले को पढ़ करके आप ये बता सकते हो कि मेरी कितनी बहन है, क्या ऐसा कर सकते हो आप, या फिर आपको दूसरे वाले को भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो क्या आप दोनों को साथ में मिला करके आंसर दे पा रहे हो, या फिर सिर्फ पहले वाले से आंसर दे पा रहे हो, या फिर सिर्फ दूसरे वाले का यहां पर डेटा को यूज करके आप आंसर दे पा रहे हो। तो बेसिकली क्या करना है आपको, इन दोनों जो डेटा आपको दिया गया है नंबर 1 और नंबर 2 स्टेटमेंट जो दिया गया है, इसका यूज करो और यूज करके ये बताइए कि यहां पर सनी की कितनी बहन है, ठीक है। सनी की कितनी बहन है ये आपको बताना। तो पहला वाला पढ़ते हैं, सनी अपने माता पिता का इकलौता बेटा, ठीक है। तो मान लो सनी के ये पिताजी हैं और ये क्या है माता जी हैं, तो इनका ये सनी जो है वो इकलौता बेटा है। सनी क्या है, बेटा है, क्या है, बेटा, और ये क्या इकलौता बेटा है, यानी इसके अलावा इसका कोई भाई नहीं है, ठीक है। क्या कहने का मतलब है, इकलौता बेटा का मतलब यही होता है ना कि ये तो इकलौता बेटा है, ठीक है। इकलौता बेटा का मतलब ये है कि ये सिर्फ इकलौता बेटा है, इसके अलावा इसका कोई भाई नहीं है, इसका कोई भाई है ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि इसकी बहनें हो, ठीक है, ठीक है। ये कैसे हो जा रहा है, ठीक है, ये सनी था, ठीक है। तो ये क्या है, सनी जो है ये इकलौता बेटा है, तो हो सकता है कि इसकी कुछ बहनें हो, हमको ये नहीं पता है कि कितनी बहनें हैं, बट हम ये कह सकते हैं कि इसका कोई भाई नहीं है। यानी पहले वाले को पढ़ करके यही पता चल रहा है कि सनी का दूसरा कोई भाई नहीं, इकलौता बेटा है, ठीक है। दूसरा देखो, सनीज पेरेंट्स हैव 3 चिल्ड्रन, इसका क्या मतलब है कि सनी के जो माता पिता हैं इसके 3 बच्चे हैं टोटल। तो ये इसके पिताजी, ये इसके माताजी, ठीक है। तो इसके 3 बच्चे हैं, यानी कि 1 2 3। अब 3 में से एक तो सनी है, हमको पहले से पता है, ठीक है, ठीक है, 3 बच्चे। तो अब देखो 3 बच्चे अगर हैं तो ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो दूसरे को पढ़ करके बताइए क्या दूसरे से पता चल पा रहा है कि सनी की कितनी बहनें हैं। दूसरे वाले को पढ़ करके बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि सनी की कितनी बहन है, लेकिन हम दोनों को अगर मिला दें, तो दोनों को मिलाने के बाद क्या कहेंगे कि देखिए सनी एक इसका इकलौता बेटा है, अपने माता पिता का सनी इकलौता बेटा, और टोटल कितने बच्चे हैं, तो इसके माता पिता के टोटल 3 बच्चे। तो 3 बच्चे उसमें से सनी एक है, तो एक यहाँ पे एक और हो गई, ये दोनों के दोनों क्या होंगी, बहनें होंगी, तभी तो 3 बच्चे होंगे, क्योंकि 3 ही बच्चे हैं और इकलौता बेटा है, यानी इसका कोई भाई नहीं है। तो ये जो दोनों बच्चे हैं ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बहनें होंगी। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए सनी की कितने बहनें हैं, तो सनी की 2 बहनें हैं, और ये पता करने के लिए आपको दोनों स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। किसी एक स्टेटमेंट का यूज करके आप ये नहीं बता सकते हो कि सनी की कितनी बहनें हैं। तो यहां पर हम कहेंगे क्या कि जो है स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। दोनों को यूज करोगे तब आप बता पाओगे कि सनी के कितने बहनें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये तो आसान सा सवाल है, ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस का सवाल यहां पे पूछा गया है। एक लड़का अपने घर से निकलता है, वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर, तो यहां था दक्षिण की ओर ये 6 किलोमीटर गया, ठीक है, मान लेते हैं यहां से 6 किलोमीटर, फिर पश्चिम की ओर, अच्छा पश्चिम किधर होता है, तो ये आप ध्यान रखना, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये क्या होता है, ईस्ट होता है। तो पश्चिम की ओर कितना जा रहा है, पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर, तो यहां से पश्चिम की ओर कितना गया, 8 किलोमीटर। देन कह रहा है यहां पे फिर वह दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर, यहां से फिर ये कितना गया, 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर। अब वह अपने घर से कितना और कितनी दूरी पर है, ठीक है, किस दिशा में, ये दोनों पूछ रहा है, दिशा और दूरी। तो ये यहां से ये इसका घर था, तो घर से ये चलना प्रारंभ किया था, किस दिशा में हो जाएगा बताओ जल्दी से, तो ये यहां पे पहुंच गया है, किस दिशा में हो जाएगा, ये जो है कौन सा दिशा होगा, ये होता है वेस्ट, ये होता है साउथ, तो साउथ वेस्ट में होगा। कौन सी दिशा में, साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट कहां पे है, तो ये जो है 2 जगह है, ये खत्म, इन दोनों में से कोई हमारा आंसर होगा। अब हमको ये देखना होगा कि दूरी कितनी चला है, दूरी, तो दूरी यानी कि ये वाला हमको दूरी निकालना है, ये वाला हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, तो ये जो है ये 6 है, ये कितना है 6, और ये 9 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा,
ये जो 9 है, तो 9 और 6 कितना हो गया 15, तो यहां से यहां तक की दूरी ये 15 हो गया, और ये वाला कितना है, अगर ये वाला 8 है तो ये वाला भी 8 हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, 15 का स्क्वायर, ये जो है कर्ड बन जाएगा, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर प्लस आपको करना होगा 8 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दोगे फिर आपका यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। मतलब ये जो है इसको सॉल्व करेंगे, 15 15 225 होता है, और प्लस 8 8 64, इनको जोड़ो, ठीक है। 9 जो है 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 6 2 8 और ये 289, ये 17 का होता है, ठीक है। तो ये 17 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 17 किलोमीटर साउथ वेस्ट में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो अगला सवाल है, यहाँ पे ये घड़ी वाला सवाल है, और घड़ी वाला एक सवाल हमने अभी कराया है, तो ये दूसरा सवाल आ गया है, लास्ट क्वेश्चन है। तो हम इसको आपको होमवर्क के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको घर पे सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके CUET के एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो है NTA ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप समझ सकते हो इसकी वैल्यू, आप समझ सकते हो। सेम ऐसे ही प्रकार के सवाल आपको अपने एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस की अगर आपको और चाहिए कि नहीं सर ऐसे ही प्रैक्टिस आप लाते रहो, ठीक है, तो हम ऐसे और भी जो है कंटिन्यू रखेंगे इसको, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, 9 में से या फिर 10 में से, ठीक है। और 10वें क्वेश्चन का जवाब आप जरूर दीजिएगा। और बाद बाकी अगर हमारे साथ जुड़ करके अगर आप तैयारी करना चाहते हो ऑनलाइन माध्यम में घर बैठे, तो तैयारी कर सकते हो। आप जो है सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहां से क्या करना है, आपको CUET कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन मिलेगा, और इसको डाउनलोड करके सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। CUET UG PG, ठीक है, NCT B.Ed, सारे कोर्सेस वहां पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।